आप सबको मेरा ढेर सारा प्रणाम। आपने मेरे निवेदन पर अपने बहुमूल्य समय में से ये 1 घंटा मेरे लिए निकाला है, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूँ। आप सब जानते हैं कि हम सब और सारी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से तकलीफ़ में है और हमारा मंत्रालय भी 24 घंटे लगभग पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय से इसी प्रकोप को हैंडल करने में लगा है। मेरे लिए भी पिछले 25-26 साल, जब से मैं पब्लिक लाइफ में 1993 में आया, तब से ये शायद पहले 1.5-2 महीने हैं जब मैं सुबेरे के समय अपने क्षेत्र के लोगों से ना मिला हूँ, वरना 1993 से लेकर और अभी पिछले महीने मार्च के प्रारंभ तक मैं रोज़ सवेरे लगातार पिछले 25-26 साल बिना किसी ब्रेक के अपने क्षेत्र के लोगों से अपने घर पे मिलता रहा हूँ। और शायद दिल्ली में एमएलए और एमपी रहते हुए ऐसा भी दिन मुझे याद नहीं आता कि जब मैं अपने क्षेत्र में किसी न किसी कारण से जाता ना रहा हूँ। लेकिन अभी ये लगभग 1-1.5 महीने से आप में से किसी को भी मिलने का मुझे किसी भी कारण से उस तरीके का अवसर नहीं मिला। इसलिए पिछले सप्ताह मैंने अपने सहयोगियों की सहायता से आप सबसे पहले टेलीफोन पे संपर्क साधने का प्रयास किया था। आपके और आपके परिवारजनों के और आपके आरडब्ल्यूए के सभी सदस्यों के कुशलता के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और फिर उसके बाद ये सोचा कि आजकल जब लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के साथ एक दूरी को बनाए रखना, ये कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। ऐसे में मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपर्क करूं। और आज ये दिन हमारे को प्राप्त हुआ है जब हम आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर पा रहा हूं। सबसे पहले तो आप सब के स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवारजनों के लिए और विशेषकर आपके परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य की कुशलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। आज की इस मीटिंग में हमने आपके क्षेत्र के कुछ प्रमुख ऑफिसर्स को भी यहाँ पर बुलाया है। उन सबको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही लॉकडाउन है, लेकिन उस सब के बावजूद भी आप सब ऑफिसर्स, क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी जिस प्रकार की ज़रूरतें साधारण टाइम्स में होती हैं, उसी तरह की आज के समय की ज़रूरतों का आप लॉकडाउन के बावजूद भी पूरी तरह से ध्यान रखें। उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए उतनी ही कमिटमेंट के साथ काम करें जितनी कमिटमेंट के साथ आप लॉकडाउन के पहले करते थे। आज के इस अवसर का लाभ उठाकर
यूँ तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मिलती रहती हैं। आज तो टेलीविज़न पर और अखबारों में शायद कोरोना वायरस के प्रकोप को छोड़कर कोई दूसरी चर्चा नहीं होती है, और इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में लोग बहुत सारी जानकारी से परिचित हो चुके हैं। लेकिन आपका क्षेत्र का लोकसभा सदस्य होने के नाते भी और देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते भी मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से भी आज जानकारियां ज़रूर शेयर करूं। आपको ये जानकर निश्चित रूप से खुशी भी होगी और गर्व भी होगा। चीन में ये तकलीफ आने के बाद दुनिया के अंदर भारत शायद सबसे पहला ऐसा देश था जिसने इस खबर की गंभीरता को शुरुआती दौर में ही समझने का प्रयास किया, और पहले ही दिन से 8 जनवरी से इसके संदर्भ में जो एक्शंस हम लोगों ने प्रारंभ किए, उन एक्शंस का ही ये परिणाम है कि आज शायद दुनिया के सभी देशों में भारत की स्थिति दुनिया के सब देशों से बेहतर है। बीमारी को काबू करने में हम व्यापक पैमाने पर सफल हुए हैं। हमारे देश में बीमारी कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है, यानी कोरोना वायरस नाम का दुश्मन हमारा किस स्थान पर है, ये जानकारी हमें पूरी तरह से पता है। और इसके कारण बीमारी को कंटेन करना, बीमारी को कंट्रोल करना, ये व्यवहारिक तौर पर बेहतर ढंग से संभव हो पा रहा है। सारे देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे आधे से ज़्यादा जिले हैं जहां बीमारी का एक भी केस नहीं हुआ है, और बाकी जिलों के अंदर लगभग 1/3 जिले ऐसे हैं जहाँ की बीमारी का थोड़ा सा प्रकोप ज़्यादा है, जिनको हमने 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस के रूप में डिवाइड किया है, और लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहाँ 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा केसेस नहीं हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा कि हमें अपने दुश्मन के बारे में पूरी तरह से ज्ञान है, और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी पर काबू पाने का जो प्रयास है उसमें सफल हो। आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सब कोई केवल एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, आप RWA के प्रधान हैं, अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, अपने अपने गली में, मोहल्ले में, अपनी अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में आप बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके नाते मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आज देश के लोगों को गाइडलाइन दी जा रही है,
हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर टेलीविजन पर आकर आपसे बातचीत करते हैं। हम स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से भी हर रोज 4 बजे अपने अधिकारियों के माध्यम से आपको सारी जानकारियां देते हैं। समाज में हर व्यक्ति को क्या क्या करना जरूरी है वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है और बार बार ये बताया जाता है कि साधारण छोटी छोटी बातें उन पर ध्यान करके हम कोरोना वायरस से अपने परिवार को, अपने घर के बुजुर्गों को बचा सकते हैं। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुनने में तो ये साधारण लगती हैं, लेकिन किसी को भी अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये बीमारी अभी जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने देखा कि मेरे मुंह पे मास्क लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे बात करने के लिए मास्क को नीचे किया है। अगर मेरे सामने या आसपास आप में से कोई भी 1 या 2 मीटर के फासले में होता और अगर मैं कोरोना से प्रभावित व्यक्ति होता तो शायद थोड़ी देर आपसे बातचीत करने पर भी मैं अपने शरीर से आपके शरीर के अंदर कोरोना के वायरस को पहुंचा देता। यह इसलिए होता है क्योंकि बातचीत करते समय हमारे थूक के साधारण कण ये दूसरे के शरीर पर भी गिर सकते हैं, उसके मुंह पर गिर सकते हैं, उसके मुंह, नाक और आंख के रास्ते उसके शरीर में जा सकते हैं और इस वायरस को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए किसी इंसान के शरीर के अंदर का वातावरण चाहिए। जिस तरह से मैं बातचीत करके किसी के शरीर में ये पहुंचा सकता हूं, उसी तरीके से अभी बातचीत करते समय अगर मैं बीमार होता तो मेरे शरीर से जो ड्रॉपलेट्स, थूक की बूंदें, उनके अंदर, उनके माध्यम से वायरस ये मेरे सामने की टेबल पर या जिस भी स्थान को आसपास मेरे वो है उसकी सरफेस के ऊपर ये गिर सकते हैं। और अगर इस सरफेस को मैंने छुआ इस प्रकार से और इसको छूने के बाद ये मेरे हाथ में आ सकते हैं और फिर इसी हाथ को मैं अगर मुंह और अपने आंख और नाक पर ले जाऊं तो मेरे हाथ से ये शरीर में जा सकते हैं। इसलिए बार बार अगर ये देश के 135 करोड़ लोगों को पढ़ाने की कोशिश की गई, आपके सबके कॉलर ट्यून में आज भी शायद ये मैसेज आता है कि कैसे हाथ को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोना है दिन में 2, 4, 5 बार। घर से बाहर से हम घर में आते हैं तो अच्छी तरीके से तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। अपने हाथ को मुंह पर, नाक पर, कान पर, आंख पर नहीं लेके जाना चाहिए। और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, दूसरे से फासला बना के रखने की बात की जा रही है, आज घर में ही रहने की बात की जा रही है। ये वास्तव में जब तक बीमारी के खिलाफ दवाई और वैक्सीन दुनिया को उपलब्ध नहीं होती है, तब तक मैंने कहा है कि ये लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग यही शायद हम सब के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है, यही हम सब के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। इसलिए आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप कृपया इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करिएगा। ये वायरस, इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि देश में, दुनिया में जब किसी को बीमारी होती है तो वो पिछले कुछ दिनों में
एक सप्ताह में, 10 दिन में किस किस आदमी से मिला था, कहाँ कहाँ पर वो मिला था, इसके बारे में पूरी डिटेल के अंदर उसकी देश भर में हिस्ट्री ट्रैक की जाती है। और हिस्ट्री ट्रैक करने के बाद उन सारे लोगों को भी अलग किया जाता है, क्योंकि वो भी संक्रमित हो चुके हो सकते हैं और आगे दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। उनको ढूंढकर अलग किया जाता है, उनकी क्वारंटाइन जिसको कहते हैं कि उनको 2 हफ्ते के लिए अलग स्थान पे रखा जाता है, ताकि उस बीच में अगर उनको बीमारी डेवलप होती है तो तुरंत इलाज भी हो सके, लेकिन उस बीच में वो किसी दूसरे को बीमारी ना दे सके। इस नाते ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वायरस है जिसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। इसमें संतोष की बात यह है कि 80% लोग जिनको इस वायरस का रोग होता है उनके शायद प्राणों को उस प्रकार का खतरा नहीं होता, शायद उनको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी अस्पताल की व्यवस्था में भी जाने की जरूरत नहीं होती। आज तो हम उनको अस्पतालों में लेके जा रहे हैं ताकि इलाज भी कर पाएं और उनको हम समाज से अलग भी कर पाएं, लेकिन भगवान ना करे बड़े पैमाने पर अगर वो बीमारी फैलेगी तो हो सकता है उनको अस्पताल की जगह किसी हॉस्टल के अंदर, किसी गेस्ट हाउस के अंदर, किसी स्टेडियम के अंदर या किसी होटल में ले जाकर हमको रखना पड़े। बाकी 20% लोगों को जिनको बीमारी होती है उनको अस्पताल में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था में ज़्यादा गंभीर हो जाए, जिसमें आईसीयू में ले जाना पड़े, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े इत्यादि इत्यादि, उस हिसाब से उनको अस्पतालों के अंदर भर्ती करने की आवश्यकता होती है। और केवल 2-3% से ज़्यादा लोग मृत्यु का शिकार नहीं होते। जो लोग मृत्यु का शिकार होते हैं उसमें 75 से लेकर 80% तक लोग ज़्यादातर बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा के हैं। ये ट्रेंड सारी दुनिया में देखा गया है। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले से शरीर में कोई और दूसरा रोग चल रहा था, वो चाहे दिल की बीमारी हो, कोई और सांस लेने की बीमारी हो, कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, ऐसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां जो साधारणतः लोगों को रहती हैं। इसलिए बार बार मैं भी कहता हूँ, सब लोग कह रहे हैं और इसको बार बार आग्रह पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में अपने बुजुर्गों की इस समय पे विशेष आप चिंता करिए। खासकर जब आप किसी भी कारण से बाहर जाते हैं और बाहर से आते हैं तो अच्छी तरह से नहाने धोने के बाद अपने बुजुर्गों से मिलें और उनके साथ भी अपना इस समय डिस्टेंस जरूर मेंटेन करके रखें। ये बहुत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे क्षेत्र के लोग इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रख रहे होंगे। अभी आप जानते हैं कि सारे देश में बीमारी का प्रकोप जहां सबसे ज़्यादा है, उन प्रदेशों में दिल्ली का नंबर भी लगभग दूसरे नंबर पर है। और दिल्ली में भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जिनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं, जहां एक प्रकार से हमारे ज़्यादा केसेस हैं, वो दिल्ली में भी इलाके बड़ी संख्या में हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उन इलाकों को सील किया गया है। इसलिए जब तक आपके क्षेत्र में बीमारी नहीं आई है, आप ऐसा मत समझिए कि आपके क्षेत्र में बीमारी नहीं आ सकती। आपके द्वारा की गई थोड़ी सी भी लापरवाही या क्षेत्र में किसी के द्वारा भी सावधानी ना बरतने के कारण ये बीमारी के आने की दुर्घटना घट सकती है। इसलिए मैंने आपसे
आज ये मिलने का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रयोग किया है। आप सबके संज्ञान में इस बीमारी के संदर्भ में जो कुछ आज दुनिया में और दूसरे आज इस बीमारी के संदर्भ में जो कुछ भी देश और दुनिया में घट रहा है और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमने अपने तैयारियों को कब और किस प्रकार से शुरू किया, इसकी आपको जानकारी देने के लिए मैंने एक स्लाइड प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मैं अभी आपके सामने अगले 10-15 मिनट में कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको बहुत आवश्यक जानकारियां दूंगा जो आपके लिए रोचक भी हो सकती हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाने में भी वो उपयोगी हो सकती है। और फिर बीमारी किस स्तर पर हमारे देश में और दुनिया में अपना प्रकोप बढ़ा रही है उसका भी आपको अंदाज़ा होगा। इस प्रेजेंटेशन के बाद आप में से कुछ लोगों के साथ मैं बातचीत भी करूंगा और फिर अगले 30-40 मिनट के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि 7 बजे मेरी दूसरी मीटिंग है और हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। हमारे दफ्तर में हमारे सहयोगी गगन मक्कड़ जी ने आपसे बात की है। कोई इस दौरान भी आपको तकलीफ होती है तो आप उसके बारे में जानकारी उनको लगातार दे सकते हैं। मेरे दफ्तर में दूसरे अन्य सहयोगियों के साथ भी आप बातचीत करके कोई भी जानकारी मेरे साथ शेयर करने लायक है, मुझे बताने लायक है, तो आप उनको फ़ोन पर बता सकते हैं।